गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे किसके अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पोर्शन होता है उसके अंदर बीमारी हो जाती है। किसके अंदर, जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पोर्शन है, अगर उसमें कोई बीमारी हो गई है तो उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमरॉइड, फीशर, अरे ये ऐसी बीमारियां हैं जो मोस्टली, ये कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक है जो मोस्टली किसके अंदर होती है, लोअर जीआईटी के अंदर देखने को मिलती है। अगर यहाँ इनमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो वो क्या आती है, फर्स्ट वन अपेंडिसाइटिस। क्या नाम सुना? अरे ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब लोगों का पता है। डायरिया क्या होता है भाई, लूज मोशंस हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्जी हो गई है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर डिस्कस करते हो, अपेंडिसाइटिस के अंदर। अगर यहाँ देखा जाए तो इस अपेंडिसाइटिस को आप बोलते क्या हो भाई, क्या किसका इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिसाइटिस? सबने सुना है पिंडस को दर्द आ गयो भाई मारे तो। अरे जो अगर आपकी अपेंडिक्स में पेन होने लग जाए, सॉरी, अगर अपेंडिक्स में क्या होने लग जाए, पेन होने लग जाए, उसमें कोई संक्रमण हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इसी को आप क्या बोलते हो, अपेंडिसाइटिस बोलते हो। इज दैट क्लियर? इस अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। इसका अगर अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया उसी को आप क्या बोलते हो, अपेंडिसाइटिस। इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, बस दर्द निवारक गोली दो और सर्जरी करके बीमारी को खत्म करो। ये नहीं, हम इसको टाल नहीं सकते, इस बीमारी को टाल नहीं सकते हैं, लंबा नहीं खींच सकते हैं। ऑन द स्पॉट बीमारी हुई, दर्द कम करने की दवाई दो और इमरजेंसी सर्जरी करो। अपेंडिसाइटिस एक सर्जिकल इमरजेंसी है क्योंकि इसमें जो इन्फ्लामेशन या जो संक्रमित अपेंडिक्स है वो कुछ घंटों के अंदर ही फट जाती है, उस फटने के चांसेस रहते हैं। अगर अपेंडिक्स में संक्रमण हो गया तो संक्रमण के कुछ घंटों के अंदर ही ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और इसकी संभावना को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। अगर 20 से 30 वर्ष के लोगों में इसके होने की संभावना क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कारण क्या है, अगर बाइफिकल मैटर, बार बार अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में चली गई हो, संक्रमण कर रही हो, तो हो सकता है। अपेंडिक्स क्या हो गई हो, मुड़ गई हो। किंकिंग का मतलब होता है मुड़ जाना, किसका, अपेंडिक्स का। अगर अपेंडिक्स मुड़ गई हो तो भी वो अपेंडिसाइटिस करवा सकता है। अगर अपेंडिक्स में कोई ट्यूमर हो और क्या हो रखा हो, हाइपरप्लेजिया, अरे जो भी लिम्फ नोड्स होते हैं जिनके चारों तरफ वो प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड्स, अगर वो लिम्फ नोड्स ज्यादा फैलने लग जाए, ज्यादा ग्रोथ करने लग जाए, नंबर के अंदर ज्यादा बढ़ जाए, तो भी ये कंडीशन क्या करवा सकती है, अपेंडिसाइटिस। ये क्या हो गए अपेंडिसाइटिस के कुछ कारण। क्या, कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रहा है, फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में चली गई, उसने ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा कर दी है। अगर अपेंडिक्स मुड़ गई है, अपेंडिक्स में कोई ट्यूमर हो गया, अपेंडिक्स के चारों तरफ क्या हो गई है, लिम्फ नोड्स की क्या हो गई, बहुत ज्यादा नंबरिंग हो गई। ये सारे मिलके क्या करते हैं, अपेंडिक्साइटिस कॉज करवा देते हैं, अपेंडिक्स के अंदर
संक्रमण या इन्फेक्शन है वो कर देते हैं। इसकी वजह से अपेंडिक्स फूल जाएगी। फूलेगी तो कुछ ही घंटों में अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये फटने के चांसेस रहते हैं। अगर एक बार फट गई तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बीमारी सारे शरीर में फैल जाएगी। तो इसको फटने से पहले ही क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, लक्षणों की बात करेंगे, तो सबको पता है अपेंडिक्स का दर्द कहाँ होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। कहाँ पे, पहले तो ये एपिगेस्ट्री में रहेगा, फिर पेरी अम्बलाइकल रीजन में होता है, जिसको राइट लोअर क्वाड्रेंट। अगर 4 क्वाड्रेंट में अगर आप अपने स्टमक को बांटते हो, ये अम्बलाइकस है, तो जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे पेन है वो ज्यादा होता है, और इसको आप क्या बोलते हो, मैकबर्नी पॉइंट। समझ में आ रहा है। अरे हमारे स्टमक को अगर हम 4 भागों में बांटे एब्डोमेन को, तो जो राइट साइड का और निचला भाग होता है वहां पे अपेंडिक्स का पेन होता है। समझ में आया। राइट साइड में, दाईं साइड में नीचे की ओर सबसे ज्यादा पेन होता है, और इसी को आप क्या बोलते हो, मैकबर्नी पॉइंट। ये साइट है कौन सी, राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट कहाँ होता है, ये मैकबर्नी पॉइंट कहाँ होता है, नाभि तथा राइट इंटरइलियक फोसा के मध्य खींची गई रेखा के बाह्य एवं मध्य तिहाई भाग के जंक्शन पर होता है। अरे ये वाला इतना जो पोर्शन होता है, इसी को आप क्या बोलते हो, अगर आपने 4 भाग में इसको डिवाइड किया, ये इतना पॉइंट क्या कहलाता है, मैकबर्नी पॉइंट कहलाता है। और यहीं पे इसको ज्यादा पेन होता है, किसको, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को। समझ में आ रहा है। अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट में ज्यादा पेन हो रहा है, वो भी कहाँ, बीच के पॉइंट पे हो रहा है। समझ में आ रहा है, एक बीच के पॉइंट पे, और जब आप उसको दबाते हो ना तो दर्द ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। अगर आप प्रेशर लगाते हो तो उस टाइम पे पेन ज्यादा होता है, और अगर आपने उसको मसाज कर दी भूल से, या गर्म पानी से उसका सेक कर लिया, तो भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो अपेंडिक्स फट सकती है। तो ना तो उसको मसाज करो, ना हॉट एप्लीकेशन दो, डॉक्टर के पास जाओ, सर्जरी करवाओ और बीमारी से छुटकारा पाओ। इज दैट क्लियर। ये क्या होता है, अपेंडिसाइटिस। अगर यहाँ क्या करेंगे, इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट के अंदर पहले क्या करते हो आप, डायग्नोसिस। मैनेजमेंट ऐसे थोड़ा ना करोगे, पहले बीमारी का, कई बार दर्द ऐसे भी तो हो सकता है, अरे एसिडिटी की वजह से, गैस की वजह से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो रोगी में मौजूद लक्षण देखो, फिर एक्सरे करो, WBC काउंट करो। अगर एक्सरे किया, सोनोग्राफी भी की जाती है, USG भी। अगर इन सब के द्वारा पता चल गया कि दर्द किसका है, अपेंडिक्स का ही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी के लिए क्या होता है, अपेंडेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा हटाना। समझ में आ रहा है, क्या करना, अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी। अदरवाइज ये संक्रमण फैला देगा पूरे शरीर में। और पैरोटिड ग्लैंड, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, स्टमक, हमारी एब्डोमेन के चारों तरफ, स्टमक के चारों तरफ एक गुहा प्रेजेंट होती है, उस गुहा के अंदर भी ये क्या कर देंगे, संक्रमण पैदा कर देंगे। तो जरूरी है क्या कर दो, अपेंडेक्टोमी, सर्जरी करके अपेंडिक्स को बाहर निकाल दो। वैसे भी वो हमारी बॉडी का अनवांछित, अनवांटेड ऑर्गन है, जरूरत ही नहीं है, निकल भी जाएगा तो क्या कर लेगा। समझ में आ रहा है, निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वैसे ही अनवांटेड ऑर्गन है ये। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सारी चीजें किस में आती है, अपेंडिसाइटिस के अंदर। अगर यहाँ नेक्स्ट वन की बात करें तो क्या आता है, नेक्स्ट बीमारी लोअर इसोफेजियल ट्रैक्ट की, डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस। अरे एक होता है डायवर्टिकुलोसिस और एक होता है डायवर्टिकुलाइटिस।
अब डायवर्टिकुलोसिस और कोलाइटिस के बारे में पढ़ने से पहले ये देखो डायवर्टिकुलम क्या होता है। आंत की दीवारों से उभार के रूप में निकला हुआ एक पाउच। अरे जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन होते हैं स्मॉल और लार्ज, अरे बड़ी आंत और छोटी आंत से एक पाउच, एक थैले जैसी संरचना निकली हुई रहती है, उसी को आप क्या बोलते हो, डायवर्टिकुलम। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, समझ में आ रहा है। ऐसे कर करके ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन चलती रहती है, आई बात समझ में। तो जो ये यहाँ पे थैलेनुमा संरचना होती है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, डायवर्टिकुलम। इज दैट क्लियर। डायवर्टिकुलम किसको बोला जाता है, आंत की दीवारों से एक पाउच के जैसी संरचना निकलती रहती है, उसी को डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये तो हमने ऑर्गन पढ़ लिया, अंग पढ़ लिया। अब इसमें कुलोसिस और कोलाइटिस कैसे होता है। डायवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है कोलन में डायवर्टिकुलम पाया जाता है और उसी को आप डायवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। अगर ये डायवर्टिकुलम नॉन इन्फ्लेम्ड होते हैं और डायवर्टिकुलम छोटी आंत अथवा कोलन में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इनके होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है, सिग्मोइड कॉलन में रहती है। सीधी सी बात है, अगर जो कॉलन होती है अपनी इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन में डायवर्टिकुलम का पाया जाना नॉर्मली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, आंत में पाई जाती है। बट अगर ये कॉलन में मिल जाए, क्या यही पाउच और सैक कहाँ में मिल जाए, कॉलन में मिल जाए। आंत में तो सही है, बट अगर ये कॉलन में भी देखने को मिलने लग जाए तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। अरे सिग्मोइड कॉलन हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, नाम तो सुना ही होगा एनाटॉमी के अंदर। तो अगर कॉलन में ये डायवर्टिकुलम देखने को मिल जाए, पाउच या सैक या वो थैलेनुमा संरचना कॉलन में मिल रही है, उसी को आप क्या बोलते हो, डायवर्टिकुलोसिस। और ये क्या होती है, फुली हुई नहीं होती है, नॉन इन्फ्लेम्ड, फुली हुई नहीं रहती है। समझ में आ रहा है। डायवर्टिकुलम छोटी आंत या कॉलम में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इनके होने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सिग्मोइड कॉलन के अंदर। समझ में आ रहा है। कहाँ पे होती है, सिग्मोइड कॉलन के अंदर ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये तो क्या हो गया, डायवर्टिकुलोसिस। वहीं अगर आप देखो डायवर्टिकुलाइटिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायवर्टिकुलम का इन्फ्लामेशन जो यहाँ पे इन नॉन इन्फ्लेम्ड थी, मतलब यहाँ इन्फ्लामेशन फूली नहीं थी, सूजन नहीं आई थी, यहाँ पे इनमें स्वेलिंग नहीं हुई थी, फूल नहीं रही थी, तो डायवर्टिकुलोसिस बोल दिया। अब यहाँ पे ये फूलने लग गई है, इसी को आप क्या बोलते हो, डायवर्टिकुलाइटिस। समझ में आया। दोबारा समझ लेना भाई, हमारी आंत में क्या होते हैं, थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। अब अगर वो थैलेनुमा संरचना कॉलन में देखने को मिल जाए, समझ में आ रहा है, जिसमें मोस्टली होता है सिग्मोइड कॉलन, अगर कॉलन में देखने को मिल जाए तो उसको आप डायवर्टिकुलोसिस बोलते हो। और वो नॉन इन्फ्लेम्ड, मतलब फूली हुई संरचना नहीं होती है। समझ में आ रहा है। नॉन इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है फूली हुई संरचना नहीं है, हाँ प्रॉब्लम तो है बट वो फूली हुई नहीं है, उसमें अभी संक्रमण पैदा नहीं हुआ है। बट अगर उसमें संक्रमण पैदा हो गया और वो फूलने लग गई तो सिचुएशन क्या आ गई, डायवर्टिकुलाइटिस। कुलोसिस का मतलब थैलेनुमा संरचना दूसरी जगह पे बन गई, बट ना तो उसमें कोई संक्रमण हुआ अभी तक, ना ही वो साइज में बड़ी हुई। बट जैसे ही उसमें संक्रमण हुआ, साइज में बड़ी होने लग गई, उसी डायवर्टिकुलोसिस को हमने क्या बोल दिया, डायवर्टिकुलाइटिस। समझ में आया, क्या बोल दिया हमने उसको,
डायवर्टिकुलाइटिस। और ये डायवर्टिकुलाइटिस दो तरीके का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। चीजें ध्यान से सुनना। पहले से एक और पाउच है वो हमारी आंत में मिलती है, उनकी दीवारों पे मिलती है। बट अगर यही डायवर्टिकुलम जो सेकनुमा संरचना या थिलनुमा संरचना है कहाँ पे मिलने लग जाए, कोलन में मिलने लग जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायवर्टिकुलोसिस। ना तो संक्रमण है ना ही फैली हुई है, ये फूली हुई बड़ी है साइज में, जितनी बढ़नी और जगह थी दूसरी जगह बन गई है, बस वो समझ में आ रहा है। दूसरी जगह भी आपको देखने को मिल रही है, डायवर्टिकुलोसिस कह देंगे। अब ये डायवर्टिकुलोसिस अगर इसमें संक्रमण हो गया और ये फूलने लग गई, अब ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, डायवर्टिकुलाइटिस। इज दैट क्लियर। ये क्या हो गया, डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस। अगर इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करें तो क्लिनिकल लक्षण में क्या आता है, हमारे पेट के बाएं साइड में नीचे की तरफ क्या होता है, दर्द होता है। अरे जो अपेंडिसाइटिस में दर्द कहाँ हो रहा था, यहाँ पे, अब इसमें डायवर्टिकुलाइटिस में क्या होता है, इस साइड में। ये दर्द किस में होता है, डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस में। अपेंडिक्स में दाईं साइड में नीचे की ओर हो रहा था, डायवर्टिकुलोसिस में बाईं साइड में नीचे की ओर दर्द हो रहा है। ये दर्द जब हम लोग खांसी लेते हैं, छींकते हैं या कोई चीज उठाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है। अरे खांसी लेना छींकना तो ज्यादा करते हैं तब ये पेन ज्यादा होता है। समझ में, जब हमारे पेट में कई बार दर्द होता है तो हम खांसी लेते हैं तो उसको दबा देते हैं ऐसे कि दर्द ना हो। समझ में आ रहा है। तो जब छींकते हैं, खांसी लेते हैं, कोई चीज उठाते हैं तो वो पेन ज्यादा होने लग जाता है। बुखार भी रहता है उसको हल्का फुल्का, और उसका पेट है वो टाइट हो जाएगा, जी मिचलाएगा, उल्टी भी होगी, कब्जी या दस्त कोई सा भी, दोनों नहीं होते एक साथ, या तो दस्त होंगे उसको या फिर कब्जी रहेगी। समझ में है आप लोगों को। ये क्या हो गए इसके क्लिनिकल लक्षण। दाएं बाएं साइड में नीचे की ओर दर्द होना, खांसने की वजह से ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत उसको फीवर भी आएगा, नोजिया वॉमिटिंग भी होंगे, पेट उसका टाइट रहेगा, और या तो दस्त होंगे या उसको कब्जी रहेगी। ये क्या हो गए इसके क्लिनिकल लक्षण। अगर इन क्लिनिकल लक्षणों को ठीक करना है तो हमें क्या करना है, पहले जांच करनी है कि बीमारी क्या है। तो जांच किससे करेंगे हम लोग, डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस में वही रोगी में मौजूद क्लिनिकल लक्षण देखना। क्या करना, लक्षण देखना, सिग्मोइड कोलन की जांच करना, एनिमा देना। एनिमा देंगे तो उसकी वजह से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का इसको डायवर्टिकुलोसिस है या डायवर्टिकुलाइटिस है। सीटी स्कैन भी हम लोग उसका कर सकते हैं। इनके द्वारा बीमारी का पता करेंगे, फिर हम लोग उसको एंटीबायोटिक देंगे दर्द को कम करने के लिए। दर्द को कम करने के लिए, सॉरी, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्या देंगे, संक्रमण को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में क्या, एम्पीसिलिन। देन उसके बाद में दर्द को कम करने के लिए हम लोग उसको दवाई देंगे एंटीकोलिनर्जिक। जो प्रेशर पड़ रहा है, स्पाज्म आ रहे हैं, पेट एकदम से टाइट हो रखा है, उसको रिलैक्स करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, जिसकी वजह से जो स्पाज्म आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। रोगी की एक्यूट अवस्था में रोगी को कुछ भी नहीं दिया जाता है मुंह से। अगर एक्यूट अवस्था है तो रोगी को मुंह से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उसको एनजी ट्यूब लगा के, एनजी ट्यूब से सारी चीजें देंगे, वो भी लिक्विड, क्लियर लिक्विड दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। क्लियर लिक्विड एनजी ट्यूब लगा के देंगे, मुंह से उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको कम करने के लिए रोगी को फाइबर डाइट देंगे, जिसमें फाइबर ज्यादा हो या लैक्सेटिव हो, तो स्टूल को क्या करे, सॉफ्ट करे। आईवी फ्लूइड देंगे, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट उसको
ज्यादा दिया जाएगा ताकि वो बैलेंस बना के रख पाए। डायरिया की वजह से मान लो पानी ज्यादा चला गया हो, लॉस हो गया हो, तो उसका वापस बैलेंस बनाना है ना, संतुलन बना के तो रखना ही है। तो हम उसको पानी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों साथ में देंगे। ये क्या हो गया इसका मैनेजमेंट। पहले तो रोगी बीमारी का पता करो, पता करने के बाद संक्रमण को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दे दिया, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दे दी, जो स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन आ रहे, संकुचन हो रहे थे पेट में, उनको कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक दे दी। अगर रोगी एक्यूट अवस्था में हो, बताए थे ना 2 टाइप का होता है, अगर एक्यूट अवस्था में हो तो उसको मुंह से कुछ नहीं दिया जाएगा, ट्यूब लगा के एनजी ट्यूब लगा देंगे और उस एनजी ट्यूब से उसको लिक्विड दिया जाएगा। देन अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए उसको कहेंगे जितना हो सके पानी पियो, फाइबर डाइट लो, और जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, रफेज डाइट, ये सारे उसको देखने को बोलेंगे। और साथ में ही उसको लैक्सेटिव भी बोल देंगे, आप ये भी ले सकते हो ताकि स्टूल पास आउट हो जाए। और पानी की बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग उसको आईवी फ्लूइड है वो देंगे। ये सारा क्या हो गया, डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलम का मैनेजमेंट। हमने 2 बीमारी यहाँ पढ़ ली। फर्स्ट वन क्या थी, अपेंडिसाइटिस, एंड सेकेंड वन क्या थी, डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस। अपेंडिसाइट में दाएं साइड में नीचे की ओर दर्द होता है, जबकि डाइवर्टिकुलोसिस में बाएं साइड में नीचे की ओर दर्द होता है। समझ में आ रहा है। अपेंडिसाइटिस का एक ही मैनेजमेंट है, क्या करो, सर्जरी करके रिमूव कर दो अपेंडिक्स को। यहाँ पे हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा, डाइट के द्वारा, खाने पीने से भी बीमारी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।